मीन्स कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CTET इन ऑल सब्जेक्ट, है ना। चाहे वो CTET में CDP हो, आपका EVS हो, मैथ्स हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, सब में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को पूछा ही जाता है। एक एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं इन पांचों सब्जेक्ट में, और जिसका मतलब हिंदी में होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CTET या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उसके लिए। और जो टॉपिक आप जैसे कि देख रहे हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर CTET के हर सब्जेक्ट में ये एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, EVS हो, चाहे वो मैथ्स हो या लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप CTET का PYQ देखेंगे। तो इस लिहाज से ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये टॉपिक को मैं लेके आई हूँ लास्ट टाइम में आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए, और हम CTET में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन भी आए हुए हैं CCE से रिलेटेड उसे भी हम देखेंगे, उसके 10 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको CTET के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। और सिर्फ CTET के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट या टीचिंग एग्जाम के लिए ये जो हमारे क्वालिटी कंटेंट होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। और कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने B.Ed में टॉप किया हुआ था, CTET पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखेंगे CCE। पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे CCE होता क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन होता क्या है, क्या इसके एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया गया है, ये सब कुछ देखेंगे। इसके टाइप्स देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और लर्निंग मतलब असेसमेंट जो लर्निंग है, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, और फॉर लर्निंग जो है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी देखेंगे। सब कुछ डिटेल में आज पढ़ेंगे ताकि एंड टाइम पे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो और आपको पैटर्न जो है इसका क्या है वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बने। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक या फिर विस्तार जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड मतलब काफ़ी विस्तार रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत यानी कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक या फिर विस्तार पूर्वक। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि CCE वॉज अ प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, ये एक असेसमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। ये जो इवेल्युएशन है इसके अंतर्गत असेसमेंट आता है। असेसमेंट छोटा सा पार्ट है इवैल्यूएशन का, ठीक है। डायरेक्टेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2009, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन बना देगा कि CCE जो है कि कौन से एक्ट के द्वारा मैंडेटेड है, और ऑप्शन दे देगा। तो आपको समझना है, ये आप यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो 2009 है इंडिया का, उसके अंतर्गत ये आता है। उन्होंने इसे प्रतिपादित किया है, उनके द्वारा ये मैंडेटरी किया गया है कि स्कूल में या एकेडमिक में कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। अब होता क्या है ये सब कुछ हम जानेंगे। दिस असेसमेंट प्रपोजल वॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया था, एज वेल एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE द्वारा, ठीक है। इंडिया का जो हमारा CBSE बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ से फॉर स्टूडेंट ऑफ 6 to 10th क्लास, 6वीं से 7वीं क्लास और 12th क्लास, है ना। कुछ स्कूल्स में होते हैं 12th तक, नहीं तो जनरली 10th तक किया जाता है। अब आइए मीनिंग समझते हैं हम क्या है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि CCE मतलब कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसके द्वारा दी गई है, कहाँ से मैंडेटेड है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE refers to a system of school based evaluation of student that cover all feature of student development। कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे CCE के नाम से जानते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसे कहा गया है जो कि स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है ना। मूल्यांकन किया जाता है, स्कूल बेस्ड मूल्यांकन है स्टूडेंट्स का, जो कि कवर करता है हर फीचर्स को। हर फीचर उसके किस चीज़ का, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी कि चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए CCE का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों का, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, उससे पहले आप ये देख लेंगे। इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट दैट स्ट्रेसेस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव दैट इज कंटिन्यूअस इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर्स। दो पहलू पे ये ज़्यादा जोर देता है। एक तो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए जो मूल्यांकन है, और आकलन उसके अंतर्गत जो उसका पार्ट होता है, आकलन
ये जो आकलन मतलब असेसमेंट जो होता है, बच्चे का जो बिहेवियर है, ठीक है, और सब कुछ उसके जो विचार है, अभिरुचि, एटीट्यूड, एवरीथिंग, ये सब का असेसमेंट होगा। और ये मतलब टोटल स्कॉलेस्टिक टोटल जो डेवलपमेंट है उस पर स्ट्रेस किया जाएगा, उसको उसका पूरा असेसमेंट और इवैल्यूएशन करके जो उसका जो रिजल्ट होगा उसे वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, और इस स्कीम के अनुसार द टर्म कंटिन्यूस का मतलब होता है इज मीन टू एम्फसाइज दैट द इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस रेदर देन एन इंसिडेंट। एक आध बार किसी इंसिडेंट कोई मतलब घटना के तौर पे कर लिया गया, एक आध बार ले लिया गया असेसमेंट, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू पूरा साल भर एकेडमिक ईयर होते रहना चाहिए, यही कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे बोला गया है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि पूरे साल भर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, हर एस्पेक्ट का, उसका पूरा सर्वांगीण विकास जो है, होलिस्टिक, जिसे हमको स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक जिसे दोनों के इंक्लूड करते हैं तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हुए जाना है, ना कि कोई एक आध बार कर लिया, है ना। बिल्ड इनटू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब पूरे साल जो एकेडमिक जो ईयर होता है उसमें उसके क्या क्या अचीवमेंट है, उसकी कितनी लर्निंग हुई, क्या आउटकम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, ये सब कुछ हर चीज़ को देखना है, चाहे वो एकेडमिकली हो या नॉन एकेडमिकली हो। एकेडमिकली मतलब कि पेन पेपर टेस्ट जो एग्जाम्स लेते जाते हैं आप, हाफ ईयरली या टर्म वाइज जो भी, उसे हम पेन पेपर टेस्ट को हम एकेडमिकली कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स में कैसा है, बोलने में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, और क्या बोलते हैं उसकी जो और जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट हैं, जैसे अगर वो आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ठीक है, वोकेशनल या स्पीच या फिर सिंगिंग, इस तरह का जो उसका करिकुलर है, उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, कितना डिसिप्लिन में है, कितनी बातों को समझ पाता है, कितना एडजस्ट करने का, कोऑप करने का उसका कैपेसिटी है, और उसका बिहेवियर कैसा है अपने पेयर्स में, अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूल के पूरे जो स्टाफ है या पूरे स्कूल में आसपास उसका कैसा बिहेवियर, उसका इमोशनल लेवल, कॉग्निशन लेवल, सब कुछ देखा जाता है। वो होता है आपका को स्कोलास्टिक, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर में या को करिकुलर में आ जाता है। और एकेडमिकली अगर देखेंगे तो पेन पेपर जो टेस्ट होता है कि कितना हर सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, कहाँ पे उसके स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उसकी वीक एरिया है, ये सबको जो असेस करता है वो स्कॉलिस्टिक होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, होलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्कॉलिस्टिक भी होगा, पेन पेपर टेस्ट जो होता है या एग्जाम होता है वो भी, और को स्कॉलिस्टिक यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होता है साल भर, ठीक है। आजकल आप देखते हैं बच्चों को कितना कुछ पढ़ाई के अलावा कराया जाता है। मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। वीकली तो 2 टेस्ट होता ही है, असेसमेंट टेस्ट, उसके अलावा वीकली 2 एक्टिविटी कराते हैं, जो कि एक AIL एक्टिविटी होता है और एक कंपटीशन एक्टिविटी होता है, और हर हफ्ते 2 एक्टिविटी होती है, साथ में 2 टेस्ट। तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि वो चला जा रहा है साथ साथ, है ना, पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू होते जा रहा है। हर हफ्ते टेस्ट देना है उसको, 2 टेस्ट, हर हफ्ते 2 एक्टिविटी करनी है, तो ये फॉर्मेटिव ही असेसमेंट हुआ ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसके अंतर्गत असेसमेंट आता है, असेसमेंट पार्ट है, ठीक है। और ये जो इवैल्यूएशन है, आकलन मूल्यांकन जो की जाती है, साल भर की जाती है, इसीलिए कंटिन्यूस यानी सतत कहा गया। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार पूर्वक, विस्तार, सिर्फ पढ़ाई पेन पेपर नहीं कि टेस्ट में कितना अच्छा कर रहा है, हाफ ईयरली में कितना अच्छा किया, एनुअल में कितना अच्छा किया, नहीं, उसके साथ साथ किस किस एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना एक्टिव है, क्लास में उसका पार्टिसिपेशन कितना अच्छा है, पीयर ग्रुप से या टीचर से उसका बिहेवियर कैसा है, इमोशनल उसका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियरल एटीट्यूड कैसा है, उसका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, स्पोर्ट्स में या किसी और चीज़ में वो इंटरेस्टेड है तो कितना अच्छा है, आर्टिस्टिक अगर उसको इंटरेस्ट है उसमें कितना अच्छा है, ये सारा कुछ करवाते हैं। इसीलिए आजकल देखते हैं आप स्कूल में कई तरह के कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स में भी डिफरेंट, और स्पोर्ट्स के अलावा भी म्यूज़िक, डांस, आर्ट, है ना, उसके अलावा स्पीच, रेसिटेशन, पोयम, बच्चा कितना अच्छा बोल पा रहा है, बच्चा कितना अच्छा रिसाइट कर रहा है, उसकी स्पोकन इंग्लिश कितनी अच्छी है, या उसकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, रचनात्मक लेखन वगैरह में कितना आगे है, फाइन आर्ट में कितना आगे है, ये सब कुछ इसमें आता है। इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया है, विस्तार से सब कुछ इंक्लूड करता है। फाइन आर्ट यानी कि स्पोर्ट्स से लेके आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कॉम्पिटिशन, स्पीच, रेसिटेशन, इलोकेशन, डिबेट, डिस्कशन, ये सब कुछ में वो कितना अच्छा है, उसके साथ साथ कितना डिसिप्लिन, कितने अच्छे से आ रहा है, चीज़ों को कितना मेंटेन कर रहा है, अपने आसपास जो मतलब स्कूल में वातावरण है उसमें कितना कोऑप कर रहा है, झगड़ालू तो नहीं है बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो नहीं रहता है, कितना अच्छे से एडजस्ट कर लेता है अपने पेयर ग्रुप में या अपने टीचर के साथ, कितना वो अच्छे से
बिहेव करता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव कहा गया है। तो इतना डिटेल से मैंने समझाया है, तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब हम पहले तो हमने देखा कि पहला जो टर्म था कंटिन्यूस का मतलब क्या है। तो कंटिन्यूस के अंतर्गत किसको इन्फेसाइज किया गया, स्टूडेंट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो कि कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, ठीक है, टीचिंग लर्निंग के दौरान। और एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे हर हफ्ते एक टेस्ट ले लिया गया, कभी एमसीक्यू के फॉर्म पे ले लिया गया, कभी बोला कि चलो ठीक है कल सरप्राइज टेस्ट ले लेंगे, इसे याद करके आना, आज एक लेसन समझा दिया, बोलेंगे कल इसको पूछ लेंगे, या फिर बिना बताए पूछ लिया। तो ये क्या है, असेसमेंट हो रही है ना। और कोई भी एक्टिविटी दी जा रही है, ये सब कुछ असेसमेंट है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार रूप से, यानी व्यापक, मीन्स दैट द स्कीम ट्राई टू कवर बोथ द स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरे शब्द जो है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक का अर्थ है कि योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को कवर करने का प्रयास करती है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि स्कोलेस्टिक क्या होता है, को स्कोलेस्टिक क्या होता है। स्कोलेस्टिक यानी कि पेन पेपर टेस्ट जो कि आपका रिटन एग्जाम के फॉर्म में होता है, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम। और को स्कोलेस्टिक की बात की जाए तो जो एक्टिविटीज़ वगैरह करवाए जाते हैं दुनिया भर के, है ना, आर्ट म्यूजिक डांस कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, ये फंक्शन, बीच बीच में जो भी AIL एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, एग्जीबिशन कराया जाता है, बच्चों को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ कराए जाते हैं, है ना, म्यूजिक डांस कंपटीशन, आर्ट और स्पोर्ट्स, ये सब कुछ जो होता है, डिबेट डिस्कशन, ये सब जो कंपटीशन होता है, ये को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट में आ जाता है। तो सिर्फ स्कॉलिस्टिक नहीं, को स्कॉलिस्टिक दोनों को इंक्लूड करता है, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, ठीक है। अब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। CCE का जो एम है वो हम देखेंगे। द मेन एम ऑफ द CCE वॉज टू एसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। स्कूल में जब तक है, पूरे एकेडमिक ईयर में, उसके हर एस्पेक्ट यानी कि स्कोलेस्टिक, ये जो स्कोलेस्टिक देख रहे हैं, को स्कोलेस्टिक, दोनों एस्पेक्ट को जिसके अंतर्गत सब कुछ कवर हो जाता है, उसे उनको एक्सेस करना है, एसेस करना, उसका आकलन करना है। CCE हेल्प इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों का जो बर्डन है वो उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है जो उसे भी कम करता है। कैसे, जैसे कि एक पहले क्या होता था हमारे टाइम में, बीच बीच में टेस्ट जब मन किया टीचरों का तो ले लिया बिना बताए, या फिर नहीं लिया, डायरेक्ट हाफ ईयरली एग्जाम। तो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, या फिर डायरेक्ट एनुअल एग्जाम। तो बीच बीच में क्या किया जाता है, हर हफ्ते टेस्ट। जैसे मैं अपनी ही बेटी की बात बता रही हूँ, हफ्ते में उसके 2 टेस्ट होते हैं, मंडे एंड थर्सडे। तो इससे क्या होता है, बच्चे पढ़ेंगे तो हाफ ईयरली जब अब उसका एग्जाम होगा तो हर हफ्ते 2 टेस्ट हो रहा है, तो उसकी तैयारी ऐसी चली आई है ना, तैयारी होते जा रही है, तो स्ट्रेस जो होता है, बर्डन होता है, इससे कम होता है। इकट्ठे बच्चा पैनिक नहीं होगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी उसने टेस्ट दिया है, उसे कुछ आता है, घबराने की उसकी इतनी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेक असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार रूप से लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट के अलावा एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाते हैं, है ना, कभी स्पीच करवा लेते हैं, कभी रेसिटेशन करा देते हैं AIL एक्टिविटी के नाम पे, कभी पोएट्री करा लिया, कभी ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन रख दिया, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। रेगुलर बेसिस पे हो गया, ठीक है, सतत यानी कि कंटिन्यू या रेगुलर बेसिस पे। प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर प्रोलिफिक टीचिंग, है ना। इससे क्या है, उनकी जो प्रवीणता होती है ना टीचिंग में, वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। टीचरों को भी समझ में आता है कि बच्चे छोटे छोटे जो टेस्ट या असेसमेंट हो रहा है उसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कहाँ पे उनको और अच्छा करने की ज़रूरत है, कुछ बच्चे किस में अच्छे हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे हैं, ये सब उन्हें पता चल पाता है, और इस तरह से वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को और अच्छी एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, प्रवीणता पा सकते हैं अपनी टीचिंग में। प्रोवाइड अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन, है ना। पहले तो डिटेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट हर बार ले रहे हैं तो पता तो चलेगा ना, मीटिंग PTM कंडक्ट कराएंगे, फिर पेरेंट को बताएंगे कि हाँ आपका बच्चा इसमें वीक है, इस पे आप उस पे काम कीजिए, या उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ नहीं आती है, तो उस पे वर्क कीजिए, या बच्चा क्लास में शांत रहता है, बोलता नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्वेश्चन आंसर के जवाब नहीं देता है, उस पर आप ध्यान दीजिए, ये सब बताते जाते हैं। तो ये डिटेक्शन हुआ, और उसको करेक्शन किया जाता है ना, फीडबैक दे के पेरेंट्स को। प्रोड्यूस लर्नर विद ग्रेटर स्किल, इससे क्या है, लर्नर जो है ना, बच्चे हैं, उनकी जो स्किल होती है वो अच्छी होती है, इंप्रूव होगी ना। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी। अब देखिए, बच्चों के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, बच्चों की एक्टिविटी करवा रहे हैं, हर तरह से कंपटीशन वगैरह या मतलब जो भी चीज़ करवा रहे हैं एक्टिविटी, तो वो लर्नर सेंटर्ड ही है। टीचर अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहा है, ये बच्चे के लिए, ओवरऑल बच्चे के लिए किया जा रहा है कि बच्चा जो टीचिंग लर्निंग का जो एम है, उद्देश्य है, वो पूरा हो पा रहा है या नहीं, या बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, या कहीं पे कोई कमी है तो क्यों है, ये टोटली फोकस करता है लर्नर सेंटर एक्टिविटी पे, ठीक है। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है, आकलन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट और ज़रूरी पार्ट बनाने के लिए CCA को किया जाता है ना।
टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर फॉर सेल्फ असेसमेंट। इससे क्या है, लर्नर को भी सेल्फ असेसमेंट मिलता है। बच्चे को अगर आप टेस्ट ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें जैसे भी उसकी रैंकिंग होती है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको खुद को भी तो समझ में आता है ना कि किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, क्या चीज़ मुझसे हो पा रहा है, क्या चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा है, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है ना। इस तरह से वो अपना स्वयं आकलन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है। टू यूज इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डिटेक्शन एंड एरर। जैसे कि ये फिर से वही बात कही गई है कि पहले डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक है, और फिर उसको करेक्शन करना। तो ये सब को भी इंप्रूव करने में इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या करता है, हेल्प करता है। कॉम्प्रहेंसिव एलिमेंट ऑफ सीसीई टेक केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास जो होता है, चहुमुखी विकास, इसको भी वो देखता है इवैल्यूएशन प्रोसेस, है ना। सीसीई मतलब कंटिन्यूस तो है ही है, सतत है, व्यापक भी है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में हमने पहले ही मीनिंग में समझा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या करता है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको निखारता है, ठीक है। डेवलपमेंट करके, विकास करके उसकी जो पर्सनैलिटी है लर्नर की, उसको निखारता है। द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड बोथ स्कोलास्टिक एज वेल एज को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ। वही बात फिर से कही गई है कि सीसीई जो है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इन दोनों को इंक्लूड करता है। किसको, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, ठीक है। बार बार ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछेगा तो ये स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जहाँ पे सीसीए की बात की गई है, होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक, या फिर चहुमुखी विकास जिसे हिंदी में कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसे कहते हैं, वो सीसीई होता है। इन सब छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरह से ये इसका जो एम है सीसीई का, वो यहाँ पे खत्म हुआ। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं दो मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के टाइप काफ़ी सारे हैं, लेकिन दो मेजर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है देख लेते हैं। दिस असेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर असेसमेंट ऑफ इंप्रूविंग the understanding and performance of the student over a short period. In this type of assessment, the teacher comes to know that the result of the learner within a very short duration by conducting the written test, observing the behavior of the student and providing quick feedback to the learner. With the help of quick feedback, learner change their behavior and understanding. The teacher act as coach here and it is an informal process. Formative assessment का मतलब क्लासरूम टीचिंग के दौरान साल भर तुरंत जो भी कंटिन्यूअस फॉर्म पे या सतत फॉर्म पे जो असेसमेंट की जाती है, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है या परफॉर्मेंस है, उसे कितनी समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है, इंप्रूव कर सके, और अच्छी है तो उसको और अच्छी कर सके, ये सब शॉर्ट पीरियड में किया जाता है। शॉर्ट पीरियड कहने का मतलब है आज एक चैप्टर पढ़ाया, थोड़े मतलब लास्ट टाइम में 5 मिनट या 10 मिनट्स पहले बच्चों से पूछ लिया या कल पूछ लिया, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसलिए बोला गया है। तुरंत मतलब लगातार ही ये असेसमेंट किया जाता है, ताकि बच्चों को, टीचर को पता चल सके कि बच्चे जो सीखे हैं, जो उन्होंने पढ़ाया, वो कितना सीखे हैं, अगर कहीं कमी रह गई है तो उन्हें कैसे करेक्ट करना है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन पे होता है, जैसे रिटन टेस्ट वगैरह है। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अगर नहीं किया या किसी भी कारण से जो भी उसका बिहेवियर है क्लास में, उसका कैसा है, वो सब कुछ वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। और फीडबैक भी देते हैं, अगर बच्चे अगर आंसर करते हैं सही है गलत है, उसका फीडबैक भी उनको वहीं पे मिल जाता है, इसलिए बोला है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर। और ये जो क्विक फीडबैक की मदद से लर्नर क्या करते हैं, जो भी उनकी जो गलतियां होती है उस पर सुधार लाते हैं। यही कहा है कि लर्नर चेंज देयर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ क्विक फीडबैक, है ना। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है या बिहेवियर है, ठीक है, उस पर वो चेंजेस लाते हैं। और यहाँ पे टीचर कोच का काम करता है इनफॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होके टीचर जो है उन्हें बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सतत है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो साल भर होता है टीचिंग लर्निंग के दौरान। अब यही समेटिव की बात की जाए तो समेटिव असेसमेंट कैन बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर और टर्म की मतलब हाफ ईयरली एग्जाम है, ठीक है, या क्वार्टरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, या फिर एनुअल एग्जाम है, तो एंड में किया जाता है। थ्रू दिस असेसमेंट द टीचर कम्स टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। जो साल भर का जो उनका करिकुलम था, सिलेबस था, वो कितना मतलब सही हो पाया, उन्होंने रखा जो करिकुलम उसे पढ़ाया, वो कितना सफल हुए उसमें, बच्चे कितना सीख पाए, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या निकला, कहाँ पे कमी रह गई, ये सबको वो आकलन कर सकते हैं कि बच्चों को कितना अच्छा समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो कैसे नेक्स्ट सेशन में उसे अच्छा कराया जा सके, ये सब कुछ उन्हें पता चलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट में बी टेक टाइम टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट में टेक टाइम टू रिटर्न टू पेरेंट और स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्या है कि पेरेंट और स्टूडेंट को फीडबैक जो मिलती है एंड में,
इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये तो एंड में होता है, ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल में। तो पेरेंट को भी वो फीडबैक देते हैं या स्टूडेंट को भी जो पता चलता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लेट टाइम लगता है। और यहाँ पे तुरंत फीडबैक, यहाँ पे क्विक फीडबैक की बात की गई है, क्विक फीडबैक मिलता है तो लर्नर क्या करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। हियर फीडबैक इज वेरी लिमिटेड, और फीडबैक भी यहाँ पे लिमिटेड होता है। यहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यूस वे पे कराया जाता है तो फीडबैक जो मिलता है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्योंकि एंड में किया जाता है तो जो फीडबैक होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। प्रोवाइड नो अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव, ज़्यादा इंप्रूव करने का, देखिए रिजल्ट आ गया, टीचर ने कहा जो भी फीडबैक दिया कि और अच्छा करना है, यहाँ पे आपकी कमी है, इससे क्या है, ज़्यादा इंप्रूव करने का जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर इस टेस्ट में अगर बच्चे के 25 में 18 आ रहा है, बच्चों को फीडबैक मिल रहा है तो वो इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो जो एनुअल रिजल्ट आ गया वो चेंज नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा नहीं रहता है, वही कह रहा है। द रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट इज यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट विथ द स्टैंडर्ड और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है, पैरामीटर रखा है, उससे ग्रुप ऑफ अमंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट उनको कंपेयर करने में आसानी होती है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस है साल भर जो भी किया, जो रिजल्ट आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग जो है या जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो उनको कंपेयर करने में आसानी होती है। तो वैसे तो समेटिव से ज़्यादा अच्छा जो असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और इससे लर्नर को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और इंप्रूवमेंट के स्कोप ज़्यादा होते हैं। लेकिन समेटिव भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल भर में एक बार तो करना ही है ना, उनको एग्जाम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसे डिटेल में आपको समझाया है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले 3 और मेन बात है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकसेस ऑन वेयर द लर्नर आर लर्निंग, वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट दे टू गेट देयर, इट ऑकर थ्रू आउट द लर्निंग एंड समटाइम इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए बहुत छोटी सी बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, साल भर क्लासरूम टीचिंग के दौरान होता है, मतलब कि कंटिन्यूसली होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा गया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है समेटिव असेसमेंट होता है। दिस असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज समेटिव असेसमेंट क्योंकि ये एंड में होता है। दिस असेसमेंट ऑकर व्हेन द टीचर यूजेस प्रूफ ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग एंड डिटरमाइनिंग स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट अचीवमेंट का मतलब क्या है, जो रिजल्ट उसका जो साल भर में जो एग्जाम देता है, एंड में जो उसका जो रिजल्ट आता है वही उसका अचीवमेंट है, ठीक है, उसी पे फोकस करते हैं, इसीलिए इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो भी स्टैंडर्ड जो गोल जो सेट किया गया है या पैरामीटर सेट किया गया है टर्म और ईयर, है ना, टर्म वाइज हाफ ईयरली एग्जाम चाहे एनुअल एग्जाम की बात की जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर से बना फॉर्मेटिव, एक ट्रिक दे रही हूँ आपको, फॉर से बना फॉर्मेटिव यानी कि साल भर होता है, कंटिन्यू होता है, मतलब टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है। ऑफ लर्निंग जो है समेटिव होता है, एंड में होता है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट करता है अपने परफॉर्मेंस को। इन दिस असेसमेंट स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेट देयर ओन लर्निंग, अपने ओन लर्निंग को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, मतलब स्वयं से आकलन करते हैं, चेक करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, वो आपस में पेयर डिस्कशन, ग्रुप में डिस्कशन, सेल्फ असेसमेंट कितना सीखा उस पर असेसमेंट करना, मतलब उस पर विचार करना, जो अपने जो पेयर है, क्लासमेट है, उनके साथ उनका मतलब उनके साथ असेसमेंट करना, मिलके खुद जब बच्चे अपने और अपने ग्रुप में असेस करते हैं अपने नॉलेज को, उसे हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे टीचर उनको हेल्प करते हैं, बताते हैं कैसे कैसे करना है, जैसे कि दे दिया कि चलिए ये जो लेसन है आप आपस में ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे को समझाइए, समझ लीजिए, फिर समझाइए, तो ये एक पेयर असेसमेंट हो गया। सेल्फ असेसमेंट जब बच्चा खुद अपने ही अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज को असेस करता है, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर करना जरूरी था, इसीलिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से खाली स्थान को बढ़ावा देता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग, तो क्या प्रमोट करता है आपको पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को। क्यों इंक्लूसिव में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है हर तरह से, ठीक है। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नेगेटिव वर्ड है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए सिर्फ नहीं किया जाता है कि बच्चा बस एक्सेल करे, उत्कृष्ट मतलब रिजल्ट लेके आए, उसके लिए भी नहीं होता है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। कंपटीशन, यहाँ पे फिर से कंपटीशन आ गया टीचर में, तो टीचर की तो बात ही नहीं हो रही है, तो बच्चे के लिए तो इंक्लूसिव यानी हर तरह के बच्चे शामिल हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाता है, इस पर ये फोकस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सेकंड, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य खाली स्थान का मूल्यांकन करना है। देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट है लेकिन आंसर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट मतलब इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो डिफरेंट है और क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एम्स एट टू इवैल्यूएट द
तो ये जो सीसीई है क्या एम करती है, क्या इवेल्युएट करने का? द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, ओनली दे दिया है नेगेटिव, सिर्फ नॉलेज नहीं। रीजनिंग ओनली, नो। द रीजनिंग ऑफ चाइल्ड ओनली, नो। ओनली दे दिया मतलब नेगेटिव है, नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, सिर्फ चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब डी नंबर है ना, बच्चे के विकास के सभी पहलू, ऑल एस्पेक्ट। जहां ओनली लग गया तो यहीं पे आपको पता चल गया ये नो होगा। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सक्सेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? तो सीसीई को सफल बनाने के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होता है? कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, मतलब कि, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, तो या तो एकदम शुरू में करो और एंड में करो और बीच का सेशन छोड़ दो, ये तो गलत है ना, पूरे साल भर होता है। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू एक्सेस चिल्ड्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस ये सही है कि वैरायटी ऑफ वेज मतलब कई तरह के अलग अलग आकलन का जो होता है टाइम और विभिन्न तरीकों से उसे उपयोग करना चाहिए, ये सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। गिविंग रिटन टेस्ट टू चिल्ड्रेन पीरियडिकली, सिर्फ रिटन टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। हैविंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज बस देंगे उससे भी हो जाएगा, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे जो क्वेश्चन आंसर लिया जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म पे एमसीक्यू ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू एक्सेस चिल्ड्रेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, सबसे बेस्ट आंसर है बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ शुरुआत, यहाँ पे बोल रहा है एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, तो बीच का सेशन कहाँ जाएगा, बीच का सेशन छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका बी नंबर जो है सटीक आंसर है, वैरायटी ऑफ वेज यूज करना है बच्चे के आकलन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत यानी कि रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, यस ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड, ये बात गलत है। देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सी बात गलत है, आपको आंसर में निकालना है कौन सी बात गलत है, तो ये बात गलत है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड, डायग्नोस्टिक तो इंक्लूड किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, फिर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये भी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल प्रोसीजर है। तो ये बोल रहा है कि क्या गलत है, तो मतलब यही बात गलत है, ये बोल रहा है ये शामिल ही नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि डायग्नोस्टिक इंक्लूड नहीं है, और जबकि ये इसमें पूछा है क्या गलत है, तो यही बात गलत है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्निक को यूज किया जाता है, ये भी बात सही है, तो ये तीनों सही है, लेकिन ये बात गलत है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, डायग्नोस्टिक इंक्लूड होता है विथ रेमेडियल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। द एम ऑफ सीसीई टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज टू, क्या एम है, क्या उद्देश्य, हमने इतना लंबा चौड़ा उद्देश्य आपको बताया ना, हाँ देखते हैं चलिए। हेल्प ऑफ मेमोराइज मोर स्टडी मटेरियल, मेमोरी वगैरह तो नेगेटिव वर्ड है, मेमोराइज कराना ही नहीं है, रटन जो पद्धति उससे तो हटाना है बोला जाता है। हेल्प ऑफ मेमोराइज मोर स्टडी मटेरियल क्विकली, यहाँ पे इजीली बोला, यहाँ पे क्विकली यानी जल्दी, यहाँ से आसानी से, ये भी गलत है। यहाँ पे भी वही बात बोल दी गई है, रटन मतलब याद करना, तो ये भी गलत है। फिर बोल रहे हेल्प ऑफ डेवलपिंग स्किल टू मेमोराइज, अब मेमोरी मतलब कि याद रखने के लिए जो कौशल है उसको विकसित करना है, फिर से यहाँ पे मेमोरी पे फोकस किया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे उपरोक्त जो है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह से रटन पद्धति को हटाना है, ये बात कही गई है ना, और रटने वाला मतलब जो रटने वाली चीज़ों को हटाने के लिए अगर बात कही गई है, और इन तीनों में ही रटने की बात की है, याद रखना, मेमोरी करना, मेमोराइज करना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो ये आपका 4th नंबर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तीनों ही गलत है। नेक्स्ट, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए था, यहाँ पे इवैल्यूएशन होना चाहिए था। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन का? कंटिन्यूअस होना चाहिए, एनुअल इवैल्यूएशन होना चाहिए, या क्वार्टरली, या नन ऑफ द अबव? तो आप सभी को पता है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बेस्ट होता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है। 7 देख लेते हैं, रूपात्मक आकलन हो सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया क्या होता है, साल भर होता है ना, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, बोथ प्री एंड पोस्ट, या नन ऑफ दिस? तो बोथ होगा, क्योंकि प्री टेस्ट भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा, साल भर जब चल रहा है तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, है ना। आपका एनुअल एग्जाम से या जो आपका टर्म एग्जाम होता है उससे पहले जो असेसमेंट होती है क्लास में वो भी, और लास्ट जो पोस्ट मतलब एंड में होता है वो भी, तो दोनों होगा। आपका सी नंबर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
हैं 8th नंबर, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, देखिए स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है वो मुख्यतः किस प्रिंसिपल यानी कि कौन से सिद्धांत पे बेस होता है? तो देख लेते हैं, टीचर्स नो देयर लर्नर कैपेबिलिटी बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर, हाँ ये बात सही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, हाई ग्रेड पाना या अचीव करना या एक्सेल करना ये तो नेगेटिव है ना, इसके लिए तो बनाया ही नहीं जाता है भाई, पैरामीटर ऐसा सेट ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्कूल आर मोर इफेक्टिव देन द एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसी बात नहीं है, सब इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल इफेक्टिव होता है ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल बॉडीज भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ स्कूल बेस पे रहेंगे तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये भी गलत है। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिकल पे ही फोकस किया जाए, कभी कभी अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे असेसमेंट या इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होना, मतलब इक्विपमेंट का इस्तेमाल, टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिर्फ इकोनॉमिकल रहेगा तो हर तरह से असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। तो वेरी इकोनॉमिकल, जो यहाँ पे वेरी इकोनॉमिकल बोल दिया है ये भी यहाँ पर गलत है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। किस बात पे मुख्यतः बेस होता है? टीचर नो देयर लर्नर कैपेबिलिटी बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। हालांकि एक्सटर्नल एग्जाम लिया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल जो एग्जामिनर है उसके कंपेयर में टीचर अपने जो स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं उनकी कैपेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर पहचानते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। सबसे ये सटीक बैठता है, जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9th नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है द मोस्ट एप्रोप्रिएट लॉजिकल एंड प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी, देखिए सबसे ज़्यादा लॉजिकल यानी तार्किक और जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होना चाहिए, आधार जो है वो क्या होना चाहिए सीसीई का? असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंक्रीजिंग द बर्डन। देखिए बर्डन इंक्रीज करना टीचर का, यहाँ पे ये ऐसे एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। सिर्फ वन एस्पेक्ट, मोर देन वन असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, तो ठीक है, मोर देन वन क्यों? बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ये सिर्फ मोर देन वन बोल के यहाँ पे गलत कर दिया है। मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है ना, पूरी तरह से ये मतलब पूरी तरह से ये सूट नहीं करता है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है असेसमेंट में, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की जाती है तो मैंने 2-3 शब्द आपको बताए हैं, चहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सब शब्दों का इस्तेमाल जहाँ पे होता है तभी वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब होलिस्टिक कहने का मतलब इसके अंतर्गत आ जाएगा स्कॉलिस्टिक, को स्कॉलिस्टिक दोनों आ जाएगा, तो ये आपका सी नंबर सबसे सटीक जाता है, ठीक है। बाकी सब इनकम्प्लीट है, मतलब एक एक दो पहलू को बता रहे हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। अगर सीसी की बात की जाए तो होलिस्टिक होना चाहिए नेचर उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के रूप में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई एज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट वाज मैंडेटेड बाय, मतलब किसके द्वारा ये मैंडेटरी किया गया, अनिवार्य किया गया है? देखिए सबसे पहले ही पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा मैंडेटरी किया गया है, किसने अनिवार्य किया है? तो हमने देखा था एनईपी तो नहीं था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं था, राइट टू एजुकेशन सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2009, इसके द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि सीसीई हर स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के सीटेट में या टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने आज क्वेश्चन आपको समझाया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके साथ मैंने आपको समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी समझा दिया, उसके साथ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग भी समझा दिया। तो अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी और सभी को शेयर कीजिए। एंड वक्त पे सबको अगर ये वीडियो मिले तो शायद हेल्पफुल हो जाए और बाकी सबके लिए, है ना। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।